नमस्कार सभी को, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। चलिए, बायो की क्लास चल रही थी तो बायो की अगली क्लास हम करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, साइटोलॉजी चैप्टर चल रहा था और इस साइटोलॉजी की चौथी क्लास होगी। ठीक है, और उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए तेजी से पढ़ते हैं, इसको समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। फिर अब सबसे पहले बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो अगर हम देखना चाहें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती, कैसे दिखती है, तो ये रही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरह से आपकी माइटोकॉन्ड्रिया दिखती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में पाई जाती है। ठीक है, और ये सेल में इस तरह से प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम, ये क्रिस्टी एक संरचना होती है, क्रिस्टी होती है, राइबोसोम होता है, ये ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए इमेज को हम बैक कर लेते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। ठीक है, इमेज को हम बैक कर लेते हैं। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम एक सेल बनाते हैं, डुप्लीकेट सेल, ऐसे मान लो सेल बनाया हमने, ठीक, तो हम पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर एक पदार्थ इस तरह से भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोल गाढ़ी संरचना ऐसे पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। तो ये है आपका न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी संरचना में एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो मान लो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से सेल के अंदर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहला क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने किया? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले का नाम है अल्टमान। क्या नाम है? अल्टमान एंड फ्लेमिंग। अल्टमान एंड फ्लेमिंग, दो साइंटिस्टों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया को खोज निकाला, यानी सेल के अंदर देखा कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उसके बाद इसका नामकरण किसने किया? तो ध्यान दे, इसकी नेमिंग करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, नामकरण इसका किया है बेंडा ने। किसका नामकरण किसने किया है? बेंडा ने किया है। उसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या प्रश्न आता है? तो ये सेल का, ये कोशिका का प्रथम, फर्स्ट ओरिजिन, या ऐसे लिख लो, ये कोशिका, ये कोशिका में सबसे पहले ये कोशिका में सबसे पहले उत्पन्न होता है, कोशिका में सबसे पहले बनता है, कोशिका में सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। अगर हम ध्यान दें, सेल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? ये सेल के अंदर सबसे पहले कौन ओरिजिन होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। और फिर प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कहां गया? तो ध्यान दें, प्लांट में सबसे पहले इसको देखा था, पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो प्लांट में देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है मेवेज। क्या नाम है? मेवेज। और उसके बाद अगर हम ध्यान दें, हमारे मानव शरीर में कहां पर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया? तो मानव शरीर में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है लीवर की सेल में। लीवर की सेल में, लीवर मतलब यकृत, तो यकृत की कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया हम लोगों के शरीर में। और देखने वाले का नाम क्या है? बेस्नेल एंड हॉर, दो साइंटिस्टों ने देखा इसको। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक प्रश्न हैं, जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है, ये आगे बढ़ जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान और फ्लेमिंग ने किया।
माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? बेंडा ने किया है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाती है, और ये सेल के अंदर बनने वाला सबसे पहला अंग है, कह सकते हैं। सेल के अंदर जितने सारे हैं सबसे पहले बनता है ये, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ध्यान दो होता क्या है, अगला फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम भोजन लेते हैं, फूड, तो हमारे फूड का डाइजेशन होता है। फूड का क्या होता है? पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्सों में, छोटे छोटे खंडों में टूटना ही पाचन होता है। तो हम चावल लेते, कुछ भी खाते हैं, बड़े बड़े खंड होते हैं, अब वो बड़े बड़े खंड छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, इसी को पाचन कहते हैं। तो भोजन के बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना ही क्या है? पाचन। अब जब भाई पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो मेनली जो मेन पदार्थ बनता है, जो एनर्जी देने के लिए मेन सबस्टांस होता है, वो होता है C6H12O6, ग्लूकोज होता है। यानी हम कुछ भी खाएं, जब फाइनली पाचन होगा तो उसमें मुख्य रूप से बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये CO2 प्लस H2O बनाता है, प्लस एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। ध्यान दो, ग्लूकोज कहां पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का दहन होता है, या कह सकते हैं श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ठीक है। श्वसन होता है, दहन होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, और प्लस ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। ATP के रूप में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनी? एनर्जी। हम कुछ भी खाएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, मेन पोषक पदार्थ, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगी? एनर्जी बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हाउस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर के साथ साथ पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि पावर हाउस, भाई ऊर्जा बन रही है उसी को पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि कोशिका में पावर हाउस कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस मतलब ऊर्जा बन रही है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ऊर्जा बनी माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ऊर्जा किस फॉर्म में स्टोर होती है? अगर क्वेश्चन है ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, ये कहां जमा होती है, किस रूप में जमा होती है, तो ATP टिक करिएगा। ऊर्जा बनती कहां है? तो बनने का स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। और ऊर्जा बन रही इसलिए इसको हम कोशिका पावर हाउस बोलते हैं, या ऊर्जा घर बोलते हैं, राइट। कंफर्म? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मानव शरीर में श्वसन की क्रिया कहां होती है? रिस्पिरेशन, इसी घटना को बोलते हैं रिस्पिरेशन। आगे हम पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन चैप्टर आएगा, रिस्पिरेशन, श्वसन। तो मानव के कहां पर श्वसन हो रहा है? श्वसन, और इसको बोलेंगे कोशिकीय श्वसन, सेलुलर, सेलुलर कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलुलर, कोशिकीय, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन कहां हो रहा है? सेलुलर। रिस्पिरेशन कहां हो रहा है? कोशिका में हो रहा है, ठीक है। रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, राइट। तो ये आप नोट करिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो। ATP को मानव शरीर, ATP को मानव शरीर की मुद्रा कहते हैं। ATP को मानव शरीर की मुद्रा कहते हैं। ATP को मानव शरीर की करेंसी कहते हैं। ATP को मानव शरीर की करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ATP ऊर्जा, जिस प्रकार करेंसी खर्च करते हैं बाजार में, कोई सामान लेने जाते हैं तो मुद्रा खर्च होती है,
करेंसी खर्च करते हैं। उसी प्रकार जब हम चलते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो हमारे शरीर से एटीपी में जो ऊर्जा स्टोर है एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा संचित है वो ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए बोलते हैं इसको एटीपी को मानव शरीर की मुद्रा। चलिए आगे ध्यान दो। अब ध्यान दो, जैसे मान लो हम बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमने बना दिया, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, और ये डीएनए बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल सिंगल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? ये बिल्कुल डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स का मतलब सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर, सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर, सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर होता है। वैसे ही होता है बिल्कुल जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, और ये डीएनए बिल्कुल वैसा ही डीएनए है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, क्योंकि सिंगल हेलिक्स है, सर्कुलर है। यानी ये जो आपका मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जिस प्रकार का डीएनए होता है उसी प्रकार का इसमें होता है। तो यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, ये आपका किससे मैच कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल से मैच कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की तरह इसका डीएनए बिहेव कर रहा है। और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है तो इसमें राइबोसोम भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम है, और खुद का अगर राइबोसोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किस टाइप का राइबोसोम होगा? 70S टाइप का होगा। क्यों 70S टाइप का होगा? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए खुद का इसमें क्या होगा? राइबोसोम होगा। यस या नो? तो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये इतने प्रश्न हो गए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, नोट हो गया होगा आपका। चलो आगे देखते हैं। अगली हेडिंग डालो लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम दिख रहा है। इस तरह से लाइसोसोम प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर। सेल के अंदर गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, बैलून टाइप में एक संरचना होती है, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लाइसोसोम दिख रहा है। राइट, इस लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। देखो आपको एंजाइम दिख रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं इनको, एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, यहां पर मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम के चारों ओर, लिपिड लेयर पाई जाती है, और ये इसमें आपका आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को आप सेव कर लीजिएगा, स्क्रीन ले लीजिएगा इसकी। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ जाते हैं। हेडिंग डालो लाइसोसोम। राइट, लाइसोसोम। अब पढ़ लेते हैं लाइसोसोम होता क्या है। ओके, तो चित्र तो देख लिया, लाइसोसोम की खोज। पहला तो प्रश्न खोज से आ चुका है इसमें, तो याद रखो लाइसोसोम की खोज करने वाले का नाम है डी डवे। क्या नाम है? लाइसोसोम की खोज डी डवे ने किया है, और लाइसोसोम शब्द भी डी डवे ने दिया है। ठीक है, जैसे लाइसोसोम वर्ड और खोज दोनों एक ही ने किया है, डी डवे। ओके, अगला प्रश्न क्या बनेगा, ये लाइसोसोम करता क्या है? तो ध्यान दो, जैसे हम एक डुप्लीकेट लाइसोसोम बना लें ऐसे गुब्बारे टाइप में, ये लाइसोसोम। ठीक, अब इस लाइसोसोम में ये एंजाइम भरे हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं? ये एंजाइम भरे हैं।
लाइसोसोम के अंदर ये क्या भरे हैं? एंजाइम। अब ध्यान दो, और मान लो कि ये सेल है, ये इतनी बड़ी सेल है, डुप्लीकेट चित्र बनाया हमने, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम है। अब इस लाइसोसोम में ये क्या भरे हैं बोलो जरा? एंजाइम भरे हैं। ये क्या भरे हैं भाई? एंजाइम भरे हैं। अब लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, ये सेल, और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे हैं। अब होता क्या है, मान लो कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स एंटर कर गया, या कोई हानिकारक जीवाणु एंटर कर गया। हानिकारक कोई भी पदार्थ हो सकता है, हानिकारक पदार्थ एंटर कर गया, हानिकारक सबस्टांस एंटर कर गया, कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स एंटर कर गया जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा? तेजी से एंजाइम रिलीज करके इसका डाइजेशन करा देगा, इसको खत्म कर देगा। डाइजेशन मतलब इसको फिनिश्ड कर देगा, इसका पाचन करा देगा, इसको मार देगा, कुछ भी बोलो आप, पाचन करा देगा। या लाइसोसोम एंजाइम क्या होते हैं? बेसिकली एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कुछ नहीं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो लाइसोसाइम, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल्स आया है जो सेल को डैमेज कर सकता है, सेल को हानि पहुंचा सकता है, इसको क्या करेगा? यहां से एंजाइम रिलीज करेगा, और एंजाइम रिलीज करके इसका समापन कर देगा। या कोई हानिकारक पदार्थ आ गया है, बैक्टीरिया वगैरह आ गया है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको यहां से एंजाइम रिलीज करके इसको समाप्त कर देगा। यानी हमने क्या देखा कि लाइसोसोम क्या कर रहा है? अगर सेल के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स चला गया है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, अब सेल तो छोटे मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करेगा ना, इसका तो कोई मतलब नहीं, बड़ा मॉलिक्यूल्स इसको डाइजेस्ट करा देगा एंजाइम भेज के, उसका पाचन करा देगा। या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु चला गया है, या हानिकारक में कोई भी हार्मफुल सबस्टांस चला गया है, तो उसको लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करके उसको भी फिनिश कर देगा, मार देगा। तो ये मारने का काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या यूं समझ लो एंजाइम इतने ज्यादा बन गए कि अब ये यहां पर ओवरलोड हो गया है। जब एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो लाइसोसोम होगा ना, ये लाइसोसोम का जो गुब्बारा होगा, लाइसोसोम का गुब्बारा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लाइसोसोम का गुब्बारा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो यानी लाइसोसोम खुद को मान लेता है, लाइसोसोम में एंजाइम बहुत ज्यादा हो गए, या फिर लाइसोसोम इन हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम कर रहा है। मान लो हानिकारक जीवाणु नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करके खुद को मारने लगेगी, इस खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी ये। इसलिए खुद को मारना क्या होता है? सुसाइड। इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, क्योंकि डिस्पोजल की तरह काम कर रहा है ये, डिस्पोजल बैग। और क्या बोलते हैं? कोशिका का सफाई कर्मचारी। कोशिका की सफाई तो हो रही है, कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का सफाई कर्मचारी, कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी। किसका सफाई कर्मचारी? कोशिका का। दूसरा, इसको एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। तो ये नाम दिए गए हैं इसके, क्योंकि ये एटम बम की तरह विस्फोट करती है, सफाई कर देती है पूरा सेल के अंदर, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह आया, डेस्ट्रॉय मटेरियल आया, सबको फिनिश्ड, जीवाणुओं को मार देगी, ठीक है। डिस्पोजल बैग, बिल्कुल डिस्पोजल बैग की तरह काम कर रही है, सफाई कर्मचारी है, एटम बम है। तो ये इसका काम होता है लाइसोसोम का, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। किसका काम कर रहा है ये? डाइजेशन का भी काम कर रहा है, पाचन का। कौन से पाचन का? अंतःकोशिकीय पाचन। कौन सा पाचन? अंतःकोशिकीय पाचन बोलेंगे इसको, अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन क्यों बोलेंगे? अंतः माने अंदर, कोशिकी मतलब कोशिका, तो कोशिका के अंदर पाचन करा रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करा रहा है, ठीक है। चलिए आगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली हेडिंग डालो राइबोसोम। ठीक, तो राइबोसोम को पहले देख लो आप। राइबोसोम इस तरह से दिखता है, ये है आपका राइबोसोम। ठीक है, लार्ज राइबोसोम है एक, ये स्मॉल है, समिट होके बड़ा बनाते हैं। ठीक, चलो इसको समझ लो, आगे हम देखते हैं। हेडिंग डालो राइबोसोम। राइबोसोम, अब भाई ये राइबोसोम क्या होता है? पहला प्रश्न बनेगा राइबोसोम की खोज। तो राइबोसोम की खोज किया है पैलेड ने। आप उत्तर बता दोगे पैलेड। ये राइबोसोम होता क्या है? तो ये सेल, कोशिका, ठीक, कोशिका के अंदर इस तरह से चने के आकार में, इस तरह से चने के आकार में इस तरह से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हीं को राइबोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ओके, क्या राइबोसोम सभी में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है, सभी में। सभी का मतलब सभी प्रकार के जीवों में पाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम है, वो बता चुके हैं उधर। ठीक है, तो राइबोसोम। अब ये राइबोसोम को अगर हम तोड़ें तो राइबो मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन का मतलब होता है राइबो। क्या होता है? राइबो। उसके बाद सोम, सोम का मतलब होता है पार्टिकल्स, कण, पार्टिकल्स, कण। तो सीधा सीधा ये समझ लो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सेल के अंदर कण के रूप में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, चने के रूप में कुछ पार्टिकल्स यहां मौजूद हैं जिनमें आरएनए है और प्रोटीन है। आरएनए और प्रोटीन का मतलब ये बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्या बनाते हैं ये? प्रोटीन। इनमें आरएनए भी प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, प्रोटीन बनाने का कार्य। तो सेल के अंदर प्रोटीन बन जाती है, सेल खुद प्रोटीन बना लेती है, सेल के अंदर खुद प्रोटीन बन जाती है। तो जो प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? क्योंकि खुद अपने पास प्रोटीन बना लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, ये यहां तक का आपका प्रश्न हो गया। चलिए आगे, अब देखो टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 70S और एक होता है 80S। राइबोसोम सब में पाया जाएगा। ये 70S वाला कहां पाया जाता है? तो बता चुके हैं, याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 70S वाला कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 80S वाला कहां पाया जाता है? तो भाई 80S वाला यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई? तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक, 70S कैसे टूटता है? ये 50S प्लस 30S में ब्रेक होता है या इनसे मिलकर बना होता है। 80S, 60S और 40S से मिलकर बना होता है। अब आप सोचेंगे 50, 30, 80 होगा? नहीं, 80 तो होगा, लेकिन यहां जब बनेगा तो 70S ही बनेगा। ठीक है, कैसे? ध्यान दो, एक बड़ा राइबोसोम ये 50S और इसके ऊपर एक छोटा भी देखे थे आप चित्र में 30S, और ये जुड़ते किससे हैं? तो आरएनए द्वारा जुड़ते हैं, आरएनए, और इसका नाम है mRNA। तो mRNA के द्वारा जुड़कर राइबोसोम बनते हैं, मैसेंजर आरएनए। फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो एक बड़ा राइबोसोम 50S और एक छोटा राइबोसोम का प्रकार 30S, दोनों जुड़कर 70S राइबोसोम बनाते हैं। 10 कहां चले जाते हैं? 10 जब ये बनते हैं ना, जब जुड़ते हैं तो 10 10S कुछ मॉलिक्यूल्स उसके
डीजनरेट हो जाते हैं, फिनिश्ड हो जाते हैं, क्षय हो जाता है उनका, ठीक है। तो 70 कंप्लीट होता है। जुड़ते किसके द्वारा है? एमआरएनए के द्वारा जुड़ते हैं, मैसेंजर आरएनए के द्वारा। उसी प्रकार यहां पर क्या होता है? उसी प्रकार भाई अगर यहां देखें तो 60s बड़ा राइबोसोम है और 40s छोटा राइबोसोम है। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए कि 70s के दो हिस्से बताओ, तो कुछ लोग कहो 40-30 टिक कर दें, नहीं 50-30 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर ये कैसे जुड़ेंगे आपके, ऐसे किससे जुड़ते हैं ये, तो आप बताइएगा एमआरएनए द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं ये? एमआरएनए के द्वारा जुड़ते हैं, राइट। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये पूछे जाते हैं आपके प्रश्न, नोट कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे। अब देखो होता क्या है, अगर हम आपसे कहें कि एक ये आपका ये एक राइबोसोम ये हो गया, एक मान लो ये आपका 50s, ये 30s, एक दूसरा इसी तरह का राइबोसोम ले लिया, एक तीसरा राइबोसोम इसी तरह का ले लिया, एक चौथा राइबोसोम ले लिया। तो इस तरह के कई सारे राइबोसोम 50s 30s बन गया 70s 60 40 80s। तो इस तरह के तमाम सारे राइबोसोम मान लो कितने लिए? एन राइबोसोम जब लेंगे तो जुड़ के एक बड़ा राइबोसोम बनेगा। उस बड़े वाले राइबोसोम को राइबोसोम ना कहकर बोला जाता है पॉलीसोम। क्या बोला जाता है? पॉलीसोम। ध्यान देना, अब ये नहीं कि आप कई सारे राइबोसोम को जोड़ो और कह दो बड़ा राइबोसोम बना, नहीं, बड़ा राइबोसोम नहीं बोलेंगे उससे, उसे बोलेंगे पॉलीसोम। और ये जो पॉलीसोम होगा इसी को बोलते हैं प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई। प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई, प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई, ठीक है। प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या बोलेंगे आप? पॉलीसोम, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन की फैक्ट्री आए तो राइबोसोम, लेकिन प्रोटीन की यूनिट आए तो पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? कई सारे राइबोसोम का मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है, राइट। चलिए आगे। अब ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। देखो जैसे भाई ये हमने सेल बना लिया, सेल के अंदर ये सबसे बड़ी संरचना क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, अभी केंद्रक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद ये सेल के अंदर मान लो क्या बन गया? ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और ये सेल के अंदर क्या हो गए? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी संरचना कौन है? तो सबसे बड़ी संरचना कौन है? नाभिक। फर्स्ट लार्जेस्ट बॉडी इन सेल, ठीक है। कोशिका के अंदर सबसे बड़ी संरचना, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी भाग है ना, सबसे बड़ा भाग, कुछ भी बोल दो, सबसे बड़ा भाग, ठीक।
कोशिका के अंदर सबसे बड़ी बॉडी कौन है? न्यूक्लियस। दूसरी सबसे बड़ी बॉडी कौन है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी इन सेल। सेल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी संरचना कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटी कौन है? स्मॉलेस्ट, तो राइबोसोम। स्मॉलेस्ट बॉडी इन सेल। कोशिका के अंदर सबसे छोटी संरचना का नाम है आपका राइबोसोम। ठीक है, ओके। तो ये राइबोसोम तक कंप्लीट हुआ। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, इतना आप तैयार करिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ओके।